बुकशेल्फ टॉक में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये जो खास चर्चा है ना, वो एक ऐसे विषय पर है जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। और आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह हम कुछ शब्द बहुत सुनते हैं। हाँ, जैसे गुड वाइब्स ओनली या पॉजिटिविटी। लेकिन सच कहूं तो कई बार ये सब बहुत सतही या सिर्फ एक दिखावा सा लगता है। एकदम सही बात है। और इसीलिए आज हम एक ऐसी किताब का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं वैक्स किंग की बहुत ही मशहूर किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ की। और इस डीप डाइव का जो मिशन है वो बहुत ही साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी अंदर की एनर्जी, जिसे हम आम भाषा में वाइब्स कहते हैं, हाँ, कैसे वो हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती है। और सबसे जरूरी बात ये समझना कि क्यों सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना कोई लग्जरी या स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो एक अच्छी और शांत जिंदगी की बहुत पक्की नींव है। जो भी इंसान बिना बहुत ज्यादा भारी भरकम जानकारी के बोझ तले दबे अपनी जिंदगी में एक असली और परमानेंट बदलाव लाना चाहता है, उसके लिए आज की ये चर्चा बहुत सारे आहा मोमेंट्स लेकर आने वाली है। बिल्कुल लेकर आएगी। तो चलिए इसको थोड़ा और खोल कर समझते हैं। ये विषय सच में बहुत गहरा है और मुझे लगता है आज के समय में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अक्सर लोगों की एक आम सोच होती है, एक गलतफहमी कह सकते हैं इसे। हाँ, गलतफहमी ही है। लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी उनके बाहरी हालात तय करते हैं। मतलब लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ऑफिस में बॉस कैसा है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सही कहा, या रिश्ते कैसे चल रहे हैं। इंसान इन्हीं बाहरी चीजों को अपनी स्थिति और अपनी खुशी का जिम्मेदार मान बैठता है, जो कि बहुत आम बात है ना? लेकिन अगर हम इस किताब के नजरिए से देखें तो सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बाहरी दुनिया सिर्फ एक आईना है जो हमारे अंदर की स्थिति को दिखाती है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है? क्योंकि लोग तो अपनी बाहरी दुनिया को बदलने में पूरी ताकत लगा देते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। मतलब कोई अपनी परेशानियां दूर करने के लिए नौकरी बदल लेता है, कोई शांति की तलाश में किसी दूसरे शहर या पहाड़ों पर शिफ्ट हो जाता है, ये फिर कोई अपने रिश्ते ही बदल लेता है। हाँ, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कुछ समय बाद उन लोगों का पैटर्न फिर से वही हो जाता है। नई नौकरी में भी वही पुराना स्ट्रेस वापस आ जाता है और नए शहर में भी वही पुरानी उलझनें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जब सब कुछ बाहर बदल गया तो इंसान वहीं का वहीं क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपना पता बदला है, अपनी वाइब्स नहीं। ओ, पता बदला है, वाइब्स नहीं, क्या बात है। हाँ, जब तक कोई इंसान अंदर से खुद को नहीं बदलता, उसकी बाहरी रियलिटी कभी नहीं बदल सकती। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी हमारी एनर्जी तय करती है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझना चाहिए। हर चीज की शुरुआत एक बिलीफ यानी एक गहरे विश्वास से होती है। हमारे उन विश्वासों से हमारे विचार बनते हैं, थॉट्स। बिल्कुल। उन विचारों से हमारे इमोशंस या भावनाएं पैदा होती हैं। भावनाएं ये तय करती हैं कि हम कैसा एक्शन लेंगे, और एक्शंस को बार बार दोहराने से हमारी आदतें बनती हैं। एग्जैक्टली। और अंततः उन्हीं आदतों से हमारी पूरी जिंदगी का ढांचा तैयार होता है। अगर कोई इंसान अंदर से हमेशा शिकायत करने वाले मोड में है तो वो चाहे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में क्यों ना चला जाए, वो वहां भी कमियां ही ढूंढेगा। ये चेन रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी कुछ साफ कर देता है। इसका मतलब है कि इंसान अंदर जो महसूस करता है, जाने अनजाने में वो बाहर की दुनिया में भी उसी चीज को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। इस बात को अगर हम कुछ विपरीत स्थितियों से तुलना करके देखें तो ये और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए अगर किसी इंसान के अंदर गहरी इनसिक्योरिटी है तो बाहरी दुनिया में उसे हर समय वैलिडेशन की भूख रहेगी। सही कहा। वो सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनेगा या ऑफिस में हमेशा दूसरों की तारीफ का मोहताज रहेगा। अगर किसी के अंदर कमी का एहसास है, लैक है, तो वो इंसान बाहर हर किसी से अपना कंपैरिजन करता रहेगा। बिल्कुल। वो सोचेगा कि उसके पास मुझसे बेहतर गाड़ी क्यों है, या उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर क्यों लग रही है। अगर अंदर डाउट है तो बाहर हर कदम पर सिर्फ डर दिखाई देगा। और इसके उलट अगर देखें, इसके ठीक उलट, अगर अंदर खुद पर ट्रस्ट है तो इंसान बाहर ग्रोथ के मौके ढूंढेगा। अगर अंदर ग्रैटिट्यूड यानी आभार है तो बाहर हमेशा प्रचुरता या अबंडेंस दिखाई देगी। क्या बात है। और सबसे अहम बात,
अगर अंदर सेल्फ लव है तो बाहर हमेशा हेल्दी और मजबूत रिश्ते अट्रैक्ट होंगे। जो इंसान अंदर से खाली है वो बाहर से कभी भरा हुआ महसूस नहीं कर सकता। यहीं पर एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। दुनिया में हर इंसान अपना सबसे ज्यादा समय अगर किसी के साथ बिताता है तो वो खुद के साथ है। बिल्कुल। हमारे दिमाग में हमारी खुद की आवाज 24 घंटे चलती रहती है। फिर भी जब कोई गलती होती है तो इंसान खुद को ही सबसे ज्यादा नीचा क्यों दिखाता है? ये एक बहुत ही कड़वा सच है। मतलब अगर कोई दोस्त हमसे उस तरह बात करे जैसे हम अक्सर खुद से बात करते हैं तो शायद हम उस दोस्त से कभी बात ना करें। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि समाज में सेल्फ लव को लेकर बहुत गलत धारणाएं बैठ गई हैं। किस तरह की गलत धारणाएं? लोगों को लगता है कि सेल्फ लव का मतलब खुद पर घमंड करना है, खुद को दूसरों से ऊपर समझना है या हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना है। हाँ, लोग इसे स्वार्थ मान लेते हैं। जबकि किताब इसे बहुत ही अलग ढंग से समझाती है। सेल्फ लव का सीधा सा मतलब है खुद को अपना दुश्मन बनाना बंद करना। खुद को अपना दुश्मन बनाना बंद करना, ये बहुत पावरफुल है ना? जब तक कोई व्यक्ति खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अपनी कमियों और अच्छाइयों के साथ खुद को स्वीकार नहीं करता, तब तक कोई भी बाहरी इंसान या रिश्ता उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। इस दिन से ही हर इंसान को ये समझना होगा कि वो अपनी रियलिटी का विक्टिम यानी शिकार नहीं है, बल्कि वो अपनी रियलिटी का क्रिएटर है। एक क्रिएटर बनने की ये बात बहुत सशक्त है। लेकिन अगर कोई इंसान सालों से खुद को क्रिटिसाइज करने की आदत में फंसा हुआ है तो वो इस सेल्फ लव को विकसित कैसे करे? इसके लिए क्या व्यवहारिक तरीके हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी सवाल है। किताब में इस बदलाव के लिए मुख्य रूप से 3 कदम बताए गए हैं। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपनी इनर वॉइस या अंदर की आवाज के प्रति जागरूक होना। ये नोटिस करना कि दिन भर में जब कुछ गलत होता है तो एक इंसान खुद से क्या कहता है। जैसे कोई छोटा सा उदाहरण? उदाहरण के लिए अगर सुबह हाथ से कॉफी का कप गिर जाए तो क्या वो इंसान खुद से कहता है, अरे यार कोई बात नहीं, साफ कर लेते हैं? या फिर वो खुद को कोसता है कि मैं तो हूं ही बेवकूफ, मुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता? देखो, अगर कोई रोज छोटी छोटी बातों पर खुद को छोटा साबित करेगा तो उसकी एनर्जी हमेशा सिकड़ी हुई ही रहेगी। अपनी इनर वॉइस को एक सपोर्टिव दोस्त की तरह बदलना पहली शर्त है। ये कॉफी वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। मतलब कई बार दिन की शुरुआत ही खुद को डांटने से होती है। और शायद दूसरा कदम हमारी बाउंड्रीज या दायरे तय करने के बारे में है। हाँ, क्योंकि अक्सर बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान वो होते हैं जो सबको खुश रखते हैं और कभी किसी को नाराज नहीं करते। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना और हर बार हाँ कहना कोई मैच्योरिटी नहीं है। तो फिर असली मैच्योरिटी क्या है? अपनी एनर्जी बचाने के लिए ना कहना सीखना सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि इंसान रूखा या बदतमीज हो जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे पता हो कि उसकी मानसिक शांति की कीमत पर कोई और चीज नहीं आ सकती। एग्जैक्टली। कई बार लोग ऐसे टॉक्सिक रिश्तों, दोस्तों या माहौल में रहते हैं जो उनकी पूरी एनर्जी सोख लेते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि ये अपनी रक्षा करना है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है फॉरगिवनेस, यानी खुद को माफ करना। खुद को माफ करना, जो शायद सबसे मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन पुरानी गलतियां हर किसी से होती हैं। वे गलतियां सिर्फ एक सबक है, किसी इंसान की पहचान नहीं। खुद को माफ करने से वो गिल्ट या अपराध बोध की भारी जंजीर टूट जाती है। जब इंसान खुद को माफ कर देता है तभी उसकी एनर्जी आगे बढ़ने के लिए फ्री होती है। इस पॉइंट पे मुझे किताब का एक बहुत ही शानदार कोट याद आ रहा है। कौन सा? कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड को मारता है। ओफो, ये कितनी गहरी बात है ना? हाँ, हर इंसान अपने आप में यूनिक है। किसी और के बनाए गए पैमाने से खुद को मापना ऐसा है जैसे एक मछली की तुलना इस बात से करना कि वो पेड़ पर कितनी तेजी से चढ़ सकती है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। कोई ज्यादा कमाता है, कोई इंटरनेट पर ज्यादा फेमस है और बस इसी बाहरी चमक को देखकर इंसान खुद को कमतर मान लेता है, जबकि अपने पास जो है उसके लिए आभारी हुए बिना गुड वाइब्स कभी बन ही नहीं सकती। और इसी रास्ते पर चलते हुए एक बहुत ही स्वाभाविक सी लेकिन मुश्किल स्थिति पैदा होती है। वो क्या? जब इंसान खुद को बदलने की या आगे बढ़ने की कोशिश शुरू करता है तब असली संघर्ष सामने आता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने भी ये नोटिस किया है कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने की या ग्रो करने की कोशिश करता है तो उसके पुराने पैटर्न, उसके पुराने पैटर्न, उसके पुराने डर और कई बार उसके पुराने दोस्त भी
उसे वापस उसी पुरानी स्थिति में खींचने लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि बदलाव के रास्ते में हमारा अपना दिमाग ही हमारा दुश्मन बन गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। दरअसल हमारा दिमाग डिजाइन ही कुछ इस तरह से हुआ है कि वो हर उस चीज को सुरक्षित मानता है जो उसके लिए परिचित है, फेमिलियर है। फिर चाहे वो चीज कितनी भी टॉक्सिक या नुकसानदायक क्यों ना हो। बिल्कुल। दिमाग को बदलाव से नफरत है क्योंकि बदलाव में अनिश्चितता होती है। जो पुराने डर होते हैं वे ज्यादातर हमारे ईगो से जुड़े होते हैं। जैसे कि लोग क्या सोचेंगे? हाँ, दिमाग सवाल उठाता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने ये नई आदत शुरू की और छोड़ दी तो मेरी बेइज्जती होगी? यहाँ किताब एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो खुलासा क्या है? हम अक्सर मानते हैं कि डर का उल्टा हिम्मत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रुकिए, ये सच में एक बहुत अलग नजरिया है। डर का उल्टा हिम्मत नहीं बल्कि कुछ और है। हाँ, डर का उल्टा अवेयरनेस यानी जागरूकता है। इसे थोड़ा और समझाइए। अवेयरनेस कैसे? इसे ऐसे देखिए, डर असल में कोई ठोस चीज नहीं है। ये भविष्य को लेकर हमारे दिमाग में चलने वाला सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। मतलब हम ख्यालों में ही डर रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान इस बात के प्रति जागरूक हो जाता है कि ये सिर्फ मेरी एक सोच है, कोई हकीकत नहीं, तो उसी पल डर की ताकत आधी हो जाती है। हर इंसान को समझना होगा कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल ही होती है। एकदम। कंफर्ट जोन एक बहुत ही आरामदायक जगह है, लेकिन वहाँ कभी कुछ नया नहीं उगता। तो फिर इन नेगेटिव विचारों और टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ा कैसे जाए? अक्सर हम देखते हैं कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोनों की नौकरी चली गई, लेकिन एक इंसान पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है और दूसरा उसी स्थिति से और मजबूत बनकर कोई नया काम शुरू करके निकलता है। ऐसा फर्क क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस घटना को दिया गया मीनिंग या अर्थ दोनों के लिए अलग अलग होता है। सिचुएशन दोनों के लिए एक थी, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग था। तो इस नजरिए को या इन टॉक्सिक पैटर्न्स जैसे कि बहुत ज्यादा सोचना या ओवरथिंकिंग, इनको तोड़ने के स्टेप्स क्या हैं? जैसे ही इंसान अपने नेगेटिव लूप को पहचान लेता है कि अरे मैं फिर से उसी पुरानी चिंता में डूब रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि 50% काम वहीं हो गया, क्योंकि अब वो ऑटो पायलट मोड से बाहर आ गया है। और दूसरा स्टेप शायद उन विचारों को चैलेंज करने का है। मतलब अगर दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसे आंख बंद करके मान नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने ही दिमाग का वकील बनकर उससे पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास इस बात का सबूत क्या है। एकदम सही बात है। हमारा दिमाग दिन भर में हजारों विचार पैदा करता है और उनमें से ज्यादातर झूठ होते हैं। उन्हें चुनौती देना बहुत जरूरी है। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है इन्वायरमेंट या माहौल। माहौल का क्या रोल है इसमें? एनर्जी बहुत संक्रामक होती है, कंटेजियस होती है। ये वायरस की तरह फैलती है। अगर कोई रोज सिर्फ उन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है जो दुनिया की बुराई करते हैं, तो वो खुद भी शिकायत ही करेगा। लेकिन अगर वो ग्रोथ की, आगे बढ़ने की बातें सुनने वालों के साथ है, तो वो इंसान भी ग्रो करेगा। बिल्कुल। हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, कैसा म्यूजिक सुनते हैं, किन लोगों से बातचीत करते हैं, ये सब मिलकर हमारी वाइब्रेशन तय करते हैं। इसके बाद किताब एक बहुत ही पॉपुलर विषय पर बात करती है, मैनिफेस्टेशन। ओह, ये तो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। आजकल इंटरनेट पर हर जगह मैनिफेस्टेशन की बात होती है। लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि बस आंखें बंद करके अपनी ड्रीम कार इमेजिन कर लो। ये शीशे के सामने खड़े होकर दिन में 10 बार बोल लो कि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ, तो यूनिवर्स कोई जादू करेगा और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर हम इससे बड़े पैमाने पर देखें तो मैनिफेस्टेशन का ये बहुत ही अधूरा और भ्रामक सच है। तो असली सच क्या है? सच्चाई ये है कि यूनिवर्स कभी भी हमारी विशेस या इच्छाओं का जवाब नहीं देता, बल्कि वो हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान का जवाब देता है। मतलब हम जो हैं, हमें वही मिलता है। एग्जैक्टली। इंसान अंदर से असल में कौन है, यही तय करता है कि बाहर की दुनिया से वो क्या अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए कोई इंसान अंदर से बहुत डरा हुआ है, उसे हमेशा पैसों की कमी सताती है। बाहर से वो मैनिफेस्टेशन का नाटक कर रहा है। हाँ, उसके होंठ तो बोल रहे हैं कि वो सफल है, लेकिन उसके पेट में डर की वजह से हलचल मची हुई है। इसे एनर्जी मिसमैच कहते हैं। एनर्जी मिसमैच, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। और ये मिसमैच जिंदगी में कभी कोई अच्छी चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर हमारी आइडेंटिटी ही सब कुछ तय कर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक इंसान अपनी आइडेंटिटी बदलता कैसे है? रातों रात तो कोई दूसरा इंसान नहीं बन सकता। इसके लिए किताब माइक्रो एक्शन का कॉन्सेप्ट देती है। आइडेंटिटी रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कामों से बदलती है। कॉन्फिडेंस से बैठकर सोचने भर से नहीं आता।
तो कैसे आता है? दिमाग को सबूत चाहिए होता है, प्रूफ। जैसे कि जब कोई इंसान रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करता है या रोज 15 मिनट किताब पढ़ता है, तो वो अपने दिमाग को एक प्रूफ देता है कि हाँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने कमिटमेंट पूरे करता है। और इन्हीं छोटे एक्शन से नई पहचान बनती है। किताब में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसे एक बीज के पौधे बनने की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। बीज और पौधे की एनालॉजी, ये मैंने शायद मिस कर दी। ये कैसे काम करती है? तो देखिए, जब एक बीज जमीन के अंदर बोया जाता है तो उसे रोज पानी दिया जाता है, लेकिन लंबे समय तक बाहर मिट्टी के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखने वाले को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सारी मेहनत बेकार जा रही है। बिल्कुल, लेकिन असल में जमीन के नीचे उस बीज की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। वो अंदर ही अंदर एक बड़ा ढांचा तैयार कर रहा होता है। तो ये इंसानों पर कैसे लागू होता है? बिल्कुल वैसे, जब इंसान अपने अंदर सेल्फ लव या कोई नई आदत अपनाता है तो शुरुआत में जो बदलाव होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो तुरंत नजर नहीं आते। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब वही बदलाव विजिबल रिजल्ट के रूप में बाहर फूट कर निकलते हैं। ये एनालॉजी सच में बहुत पावरफुल है। इससे ये समझ आता है कि लोग अक्सर बदलाव के रास्ते में जल्दी हार क्यों मान लेते हैं। क्योंकि उन्हें बाहर तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता और वो सोचना बंद कर देते हैं कि अंदर की जड़ें मजबूत हो रही हैं। यही कारण है कि इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता जरूरी है। एक दिन जोश में आकर जिम में 3 घंटे पसीना बहा लेना और फिर पूरे महीने कुछ ना करना, इससे कोई बदलाव नहीं आता। इससे कहीं बेहतर है कि 30 दिन तक रोज सिर्फ 20 मिनट कसरत की जाए। बिल्कुल, जिंदगी का जो असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कभी भी बहुत शोरगोल वाला या एकदम से नहीं होता, वो बहुत साइलेंट होता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और जब इंसान कंसिस्टेंसी के साथ अपनी आइडेंटिटी बदलता है तो उसका असर सिर्फ उसके काम पर नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हाँ, सेल्फ लव से जीवन का जो एक स्टैंडर्ड है वो अपने आप ऊपर उठने लगता है। ये स्टैंडर्ड वाला पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। नियम बहुत सीधा है। जो कुछ भी कोई इंसान बर्दाश्त करता है, टॉलरेट करता है, वो जिंदगी में उसी चीज को अट्रैक्ट भी करता है। मतलब अगर हम खराब बर्ताव सहेंगे तो वही मिलेगा? बिल्कुल। अगर किसी ने अपनी मानसिक शांति और अपनी रिस्पेक्ट का एक स्टैंडर्ड तय कर लिया है और वो उससे कम पर सेटल होने को तैयार नहीं है, तो लोग अक्सर उसे घमंडी कह देते हैं। लेकिन ये कोई ईगो नहीं है। नहीं, ये सेल्फ लव से पैदा हुआ उसका स्टैंडर्ड है कि वो टॉक्सिक व्यवहार को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। रिश्तों को लेकर भी मुझे लगता है ये बात बहुत लागू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उनकी जिंदगी के खालीपन को पूरा कर देगा, जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, कि कोई जाएगा और सारी उदासी दूर कर देगा। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा नीडी या जरूरतमंद होता है तो वो रिश्तों में हमेशा एक दमघोटू प्रेशर बनाता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब 2 अधूरे लोगों का मिलना नहीं है। तो क्या है? अगर 2 लोग अंदर से खाली हैं और एक दूसरे को भरने की उम्मीद में रिश्ते में आते हैं तो वो रिश्ता हमेशा तनाव में रहेगा। एक अच्छा रिश्ता तब बनता है जब 2 कंप्लीट लोग आपस में जुड़ते हैं। 2 पूरे लोग जो खुद में खुश हों। एग्जैक्टली। सेल्फ लव इंसान को सिक्योर और सुरक्षित महसूस करवाता है, और जो इंसान अंदर से सिक्योर होता है वो कभी अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की या उसे बांध कर रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो उस पर ट्रस्ट करता है और उसे ग्रो करने का स्पेस देता है। और शायद यहीं से इमोशनल मास्टरी भी आती है। इमोशनल मास्टरी मतलब अपनी भावनाओं को काबू करना। हाँ, कई बार पॉजिटिविटी के चक्कर में लोग उदास होना या गुस्सा आना ही गलत मान लेते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस को महसूस करना कोई बुरी बात नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब इन भावनाओं को इग्नोर करके एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे से मैनेज करना है। बिल्कुल। किसी के रिजेक्ट कर देने पर खुद को रिजेक्ट न कर देना ही तो असली पावर है। क्या बात कही है, खुद को रिजेक्ट ना करना। जब इंसान बिना सोचे समझे गुस्से में तुरंत रिएक्ट करने की जगह एक पल रुककर शांति से रिस्पॉन्स चुनना सीख जाता है, वही असली बैलेंस है। यानी रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स। हाँ, एक मैच्योर इंसान जानता है कि बुरा वक्त आएगा, उदासी भी आएगी, लेकिन वो उस उदासी में अपना घर नहीं बनाता, वो उसे महसूस करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ होकर निकलती है। वो क्या? किसी भी इंसान का जीवन किसी एक बड़े चमत्कारी फैसले से रातों रात नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जो हर रोज लिए जाते हैं। बिल्कुल सही।
जैसे आप सुबह उठकर ये फैसला करना कि मैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करूंगा, ये फैसला करना कि जब मुझसे कोई गलती होगी तो मैं खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा। गुड वाइब्स हवा में उड़ने वाला कोई मैजिक नहीं है। ये एक डेली चॉइस है और एक कॉन्शियस लिविंग, यानी हर पल जागरूक होकर जीने का सीधा सा नतीजा है। एकदम। हम सभी सुनने वालों से ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ इस चर्चा को सुन लेना काफी नहीं है। कोई भी ज्ञान या इंस्पिरेशन हमेशा टेम्परेरी होता है, लेकिन जब हम उन बातों को अप्लाई करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों में उतारते हैं, तभी वो परमानेंट बदलाव लाती हैं। अगर सच में जीवन का स्टैंडर्ड उठाना है तो वैक्स किंग की ये किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ जरूर पढ़ें। इसे ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, इस किताब को सिर्फ अपनी शेल्फ पर सजा कर ना रखें, बल्कि इसके सिद्धांतों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर बुक सेल्फ टॉक की इस डीप डाइव चर्चा से किसी के भी अंदर कोई पॉजिटिव स्पार्क जगा है तो इस वीडियो को या चर्चा को लाइक जरूर करें। श्रोताओं का एक लाइक सिर्फ चैनल के लिए सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये खुद उनके लिए एक सिग्नल है कि उन्होंने आज ग्रोथ और पॉजिटिव एनर्जी को चुना है। और ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग चर्चाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का एक छोटा सा टास्क भी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जाकर पब्लिकली लिखकर बताएं कि आज से कौन सी एक आदत बदली जा रही है। क्योंकि जब कोई पब्लिक कमिटमेंट करता है तो उसके पूरे होने और असली बदलाव आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। और अंत में एक ऐसा विचार जिस पर सबको गौर करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक इंसान की अपनी वाइब्स और उसका अपना सेल्फ लव उसकी पूरी पर्सनल रियलिटी को इस हद तक बदल सकते हैं, तो सोचिए कि अगर एक पूरा समाज, हमारा पूरा कलेक्टिव कल्चर, हाँ, अगर वो अपनी नेगेटिविटी, नफरत और डर को पीछे छोड़कर सामूहिक रूप से सेल्फ लव और अवेयरनेस की वाइब्रेशन पर आ जाएं, तो क्या होगा? क्या हम सिर्फ अपनी जिंदगियां नहीं बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ियों का भविष्य और दुनिया की पूरी हकीकत को फिर से नहीं लिख सकते? बिल्कुल। हमारी कलेक्टिव वाइब्स में कितनी ताकत छुपी है, इस बारे में जरूर सोचिएगा।